अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राउट्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट की और दूसरी इक्वेशन की, जो कि डिपेंड करती है कि कंपोनेंट्स वोलेटाइल होंगे या नॉन वोलेटाइल होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर हम कंपोनेंट्स जो है वो एक कंपोनेंट वोलेटाइल ले रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं, तो उस सूरत में राउट्स लॉ की स्टेटमेंट हमें क्या बताती है या राउट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जब दोनों कंपोनेंट्स सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम वोलेटाइल ले रहे हैं, और उस सूरत में फिर राउट्स लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राउट्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स के राउट्स लॉ, अगर हम दोनों कंपोनेंट्स जो हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट उनको हम वोलेटाइल ले रहे हैं, तो उस सूरत में हमें राउट्स लॉ जो है वो क्या कहता है। सपोज करें आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या रखा है, कोई कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट इसके साथ बी, मतलब कि ए और बी का सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है इस बीकर में या इस कंटेनर में। अब अगर तो कंपोनेंट ए भी वोलेटाइल है और कंपोनेंट बी भी वोलेटाइल है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो वेपर प्रेशर बनेगा दोनों कंपोनेंट्स की वजह से सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करेगा दोनों की मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जो लास्ट टाइम हमने केस डिस्कस किया था उसमें हमने ये बात की थी कि ए कंपोनेंट यानी कि हमारा सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है लेकिन सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, लेकिन इस केस में सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और सोल्यूट भी वोलेटाइल है। इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर बनेगा, टोटल वेपर प्रेशर बनेगा, वो दोनों की वजह से बनेगा, सोल्यूट की वजह से भी और सॉल्वेंट की वजह से भी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि जो ज्यादा वेपोराइज होने की एबिलिटी रखती है या जिसके अंदर एबिलिटी ज्यादा है कि वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसका वेपर प्रेशर, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा और दूसरे का कम बनेगा, लेकिन दोनों ही इस सूरत में वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास सपोज करें कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ए और बी। अच्छा, अब जो ए है कंपोनेंट, इसकी वजह से वो जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, उसको हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। जो ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, ये ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, ये किसके बराबर होगा, ए कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर के और प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अगर हम बात करें बी कंपोनेंट की, तो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। के जो आपका कंपोनेंट बी है इसका वेपर प्रेशर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्योर फॉर्म में जो बी का वेपर प्रेशर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के साथ। तो ये इंडिविजुअल ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में और ये कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हमने इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकाल लिया है जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और अगर वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, सपोज करें बीकर, इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, इसी तरह इसमें बी कंपोनेंट सिर्फ प्रेजेंट है, और हम कह सकते हैं कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी बी नॉट, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इंडिविजुअल जब ये सेपरेट थे, इनका सॉल्यूशन नहीं बनाया था, उस सूरत में इनका वेपर प्रेशर क्या था, पी ए नॉट और पी बी नॉट, लेकिन जब इनका सॉल्यूशन बना दिया तो उस सूरत में इनका जो है वेपर प्रेशर की नई वैल्यू आई, उसके लिए हमने ये दो इक्वेशन इंडिविजुअली लिख लिए। अब अगर हम बात करें टोटल वेपर प्रेशर की, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये तो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है ना, सॉल्यूशन में ए का कितना वेपर प्रेशर था वो ये इक्वेशन बताती है, बी का वेपर प्रेशर कितना था वो ये इक्वेशन बताती है। अगर हमने कैलकुलेट करना हो ओवरऑल वेपर प्रेशर, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये करेंगे कि पी ए और पी बी को ऐड कर देंगे। ये जो आपने एडिशन का काम है ये कहाँ देखा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने क्या देखा था कि अगर हमने टोटल प्रेशर निकालना हो तो वो जो कंपोनेंट जिन कंपोनेंट से मिलकर वो सॉल्यूशन बना है उनको हम उनके वेपर प्रेशर को हम ऐड अप कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर हमने टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम
इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके प्रेशर को ऐड कर देंगे। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर, इसके सम के बराबर होगा हमारा टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके बाद अगर हम वैल्यूज पुट करें, पी ए की वैल्यू क्या है, अभी हमने यहाँ देखा पी ए की वैल्यू है पी ए नॉट एक्स ए, उसको हमने यहाँ पुट किया। उसके अलावा पी बी की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर देखी, पी बी की वैल्यू क्या है पी बी नॉट एक्स बी, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ी सी इसकी नई इक्वेशन की, जो कि हमने लास्ट टाइम भी, बल्कि ये नई नहीं है, हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस की थी कि इन जो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अगर मोल फ्रैक्शन को ऐड अप किया जाए तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं ए और बी, उनकी मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर मैं एक्स बी की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ तो एक्स बी को इसी तरफ रहने देंगे और ये एक्स ए जो है ये यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, ये इस तरफ आ जाएगा 1 के साथ और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी आई है, ये हमारे पास एक्स बी की वैल्यू आ गई है। अब एक्स बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लगाएंगे। इस इक्वेशन में ये एक्स बी जो लिखा हुआ है इसकी जगह अब हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, पी टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, अब ये एक्स बी की जगह हम 1 माइनस एक्स ए लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो पी बी नॉट है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद ये पी बी नॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, फिर पी बी नॉट को हम जब एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी नॉट एक्स ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। ये जो पी बी नॉट है इसको हम लास्ट पे ले आएंगे और ये जो माइनस पी बी नॉट एक्स ए है इसको हम सेंटर में ले आएंगे। अब देखिए इस वाली इक्वेशन, इस वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, इनमें से कुछ कॉमन निकलता है जी। यहाँ पर आपका कॉमन निकलता है एक्स ए, एक्स ए इस वाली टर्म में भी है और एक्स ए इस वाली टर्म में भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे एक्स ए को। अंदर क्या रह जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, तो ये हमारे पास जो है वो नई इक्वेशन बनी है और यही फाइनल इक्वेशन है किसकी, राउट्स लॉ की। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, जब हम ये देख रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो तमाम वोलेटाइल हैं, तो फिर जो है राउट्स लॉ क्या कहेगा कि फिर उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी को लेकर एक ग्राफ है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और उस ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी इक्वेशन में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ को। यहाँ आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है। इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो इसके एक्स एक्सिस पे हमने मोल परसेंटेज ली है और इसकी वाई एक्सिस पे हमने टोटल प्रेशर लिया है। अब यहाँ पर क्या रखा है हमने, मोल फ्रैक्शन। देखिए ये जो लाइन है ये वाली वाई एक्सिस वाली, इस वाई एक्सिस पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ आप कहें कि सॉल्यूशन नहीं अभी बना, जो आपका बीकर है उसमें सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट ही प्रेजेंट है। देखिए इस पॉइंट पर बी कंपोनेंट 0 है, ए कंपोनेंट 100% है, मतलब कि इस पॉइंट पर जितना भी वेपर प्रेशर आएगा वो सारा का सारा ए की वजह से आएगा। और एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि ए और बी दोनों कंपोनेंट चाहे वोलेटाइल है, लेकिन ज्यादा वोलेटाइल कौन सा कंपोनेंट है, ए वाला ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो यहाँ ऊपर से शुरू हो रहा है। इसका वेपर प्रेशर की वैल्यू बी की वेपर प्रेशर की वैल्यू से हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर गौर करें तो इस पॉइंट पर बी की वैल्यू, बी की मोल परसेंटेज 0 है, ए की 100% है, मतलब जितना वेपर प्रेशर बनेगा वो सारा का सारा ए की वजह से ही बनेगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो आगे की तरफ मूव करने की वजह से आपका देखें अब बी जो है उसकी वैल्यू इस पॉइंट पर 10 हो गई है और ए की वैल्यू 90 हो गई है। अभी भी सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, अभी भी ए कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज्यादा है। अब सॉल्यूशन बना है ना, देखिए 10% क्या 10 जो है वो मोल फ्रैक्शन किसकी है, मोल परसेंटेज बी की, और 90 जो है मोल परसेंटेज ए की है। तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये इस सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, ए कंपोनेंट ज्यादा है, बी कंपोनेंट अभी भी कम है। ये जो इंडिविजुअल लाइंस हैं ये
वेपर प्रेशर्स को शो कर रही है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के। ये जो लाइन है ये शो कर रही है बी के वेपर प्रेशर को। देखिए जैसे जैसे बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बी की मोल परसेंटेज बढ़ रही है, बी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर जो ए वाली लाइन है उसको देखें तो ए की परसेंटेज कम हो रही है, जिसकी वजह से ए का जो वेपर प्रेशर है उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम इस तरफ से बात करें तो यहाँ इस पॉइंट पर देखें बी 100% है और ए 0 है, मतलब कि सॉल्यूशन में ए है ही नहीं, बी जितना भी है सारा का सारा बी ही प्रेजेंट है। और इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा वो बी की वजह से होगा। अगर हम इस तरफ को मूव करें तो अब बी की जो कंसंट्रेशन है या बी की जो मोल परसेंटेज है वो कम हो रही है, तो बी की जो यहाँ पर वेपर प्रेशर की लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है, बी का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और ए की कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है तो ए का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइंस हमने शो किया है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर है जो कि चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मोल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेते हैं और उसकी बात करते हैं कि उस पर हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, तो उसके लिए हमने एक पॉइंट डिसाइड किया है जी। ये जो ऊपर वाली लाइन है जो आपको सॉलिड लाइन नजर आ रही है, ये लाइन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट बी की वेपर प्रेशर की लाइन है, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट ए की वेपर प्रेशर की लाइन है और ये जो है ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की जो है आपके पास ग्राफ है या लाइन है। अगर हम बात करें पॉइंट जी पर, तो पॉइंट जी पर देखें तो आपके पास सपोज करें 30% बी कंपोनेंट है और 70% ए कंपोनेंट प्रेजेंट है। यहां पर अगर हम बात करें ए का वेपर प्रेशर, तो ए का वेपर प्रेशर कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां इस पॉइंट तक ए की वजह से जितना भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर बन रहा है वो होगा, जिसको हम कह सकते हैं एच जी। ये वाला आपका पॉइंट है जी और ये है एच, तो इसको हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं पी ए। जो आपके सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट है उसकी वजह से जितना भी वेपर प्रेशर आ रहा है उसको हम पी ए से शो कर सकते हैं और ग्राफ में वो कहां पर आ रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इसके बाद हम अगर बात करें पी बी की, तो देखिए पी बी की कंसंट्रेशन कम है 30% सॉल्यूशन में और जो ए है उसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब है ए का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। बी की कंसंट्रेशन कम है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये जो इतना सा पोर्शन है ये हमें इंडिकेट करता है कि हम जो बी है उसका वेपर प्रेशर अब सॉल्यूशन में कितना है, तो वो हम शो कर सकते हैं जे ये वाला पॉइंट है और आई ये वाला पॉइंट, तो आई जे से हम शो कर सकते हैं पी बी यानी कि जो बी कंपोनेंट है उसके वेपर प्रेशर को। अगर हमने टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो वो किस तरह से करेंगे, देखें पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए हमारे पास क्या है एच जे और पी बी हमारे पास क्या है आई जे। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, इस ग्राफ से हम इजीली इंटरप्रेटेड कर सकते हैं कि किस तरह से आपका कंपोजिशन, कोई भी कंपोजिशन ले लें आप सॉल्यूशन की, चाहे वो 40-60 की हो, 50-50 की हो, 60-40 की हो, आपको इस ग्राफ को देखते हुए पता चल जाएगा कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमें जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बेसिकली राउश लॉ की जो पूरी इक्वेशन है उसको हम इस ग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं और इससे हमें जो है वो फिर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, लास्ट में एक छोटी सी बात कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में आज के टॉपिक में कहीं पे भी मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।